हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आप ही गुरुकुल में। सो फ्रेंड्स, CHSL के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बैटरी का पूछ लिया और चीज़ें पूछ ली, इसलिए इसको एक बार पूरा आप ज़रूर देखना। हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, इन्वेंशंस हम लोग पार्ट कर रहे हैं और ट्रिक से हम लोग इसको लर्न करेंगे। पहला है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था? देखिए, थर्मोमीटर 3 तरीके के हैं। एक आपका मेडिकल में, एक मरकरी में, एक डिजिटल है ना। थर्मोमीटर आपके 3 हो गए। तो इसके हर एक थर्मोमीटर के अलग अलग इन्वेंटर हैं। थर्मोमीटर के कौन है? फ़ारेनहाइट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले मरकरी का थर्मोमीटर आया था, तो आपको पता है कि टेम्परेचर हम लोग उसमें फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर मेडिकल, थॉमस एल्बर्ट 1867। अब मेडिकल लाइन में थर्मोमीटर को हमें याद करना है कि थॉमस एल्बर्ट ने 1867 में ये इन्वेंट किया था। ओके, मेडिकल के लिए है तो इसको आप कैसे याद रख लोगे? देखिए, थॉमस, आपने टॉम एंड जेरी देखा है ना। टॉम एंड जेरी में बस एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि टॉम है ना, लेटा हुआ है, थॉमस है ना, टॉम और थॉमस, उसको थॉमस भी बुलाते हैं ना उस कार्टून में। और टॉम लेटा हुआ है और उसके मुंह में थर्मोमीटर है, तो मेडिकल है ना, मेडिकल याद रख लेंगे उससे। वो तो उसके मुंह में मेडिकल थर्मोमीटर है, तो थॉमस एल्बर्ट 1867। नेक्स्ट है थर्मोमीटर डिजिटल, गैलीलियो। इसको 2 तरीकों से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए, डिजिट से हम लोग याद रख सकते हैं गली, ठीक है, मतलब गली में हर एक गली का नंबर होता है ना, वो एक डिजिट होता है। या फिर हमने लियो, लोयन गिन लिए, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो, जो भी दिमाग में आ जाए। इसलिए मैं आपको 2-3 अलग अलग बताती हूँ, ताकि एकदम से किसी वर्ड को देखते आपके दिमाग में जो बन पड़े उसी से आपको ट्रिक याद आ जाए। तो ये है ताल, है ना, ताल से ताल मिला गाना जो है वो गली में परफॉर्म कर रहा है कोई, ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। तो थर्मोमीटर डिजिटल, गैलीलियो हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर सिर्फ थर्मोमीटर पूछे, कि सिर्फ थर्मोमीटर मतलब कुछ ना पूछे कि मेडिकल मरकरी वाला है, डिजिटल है, सिर्फ ऐसे पूछ ले कि थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया, सो उसका आंसर हम गैलीलियो लिखेंगे, नॉट थॉमस, नॉट फ़ारेनहाइट, ठीक है। एग्जाम में अगर सिर्फ थर्मोमीटर आ जाए तो गैलीलियो हम लोग करके आएंगे। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप। ये किसने किया था? इसका इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था। इसको कैसे याद रख लेंगे? देखिए, ये स्कोप आपको दिख रहा है कुछ कुछ होरोस्कोप जैसा, है ना, स्कोप, होरोस्कोप, कुछ कुछ मैचिंग है। सो ये है लियो, है ना, होरोस्कोप में एक राशि होती है लियो। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। टक टक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इग्नोर करना इसको। नेक्स्ट है बैरोमीटर, टोरिसेली। इसको कैसे याद रखेंगे? हाँ, पहले बैरोमीटर के बारे में जान लेते हैं। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि एयर का प्रेशर का आपको पता चल जाता है। फाइन। और हाँ, बैरोमीटर से एक और चीज़ पता चलती है आपको कि अगर बैरोमीटर जो स्केल है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब स्टॉर्म आएगा। अगर धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो रेन आएगी, और इंक्रीज होता है तो क्लियर वेदर रहता है, ठीक है। अब इसको याद कर लेते हैं, बैरोमीटर टोरिसेली। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा होगा ना, सेल। हमारी बॉडी में सेल होते हैं, जब हमें बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे हाथ पे नर्व चेक करता है ना, हमारी सेल्स को ऐसे दबा के देखता है। वैसे तो इसको नर्व कहेंगे, बट हम लोग इसको सेल कह लेते हैं। तो सेल दबा के देखता है हमारी कि हमें बुखार है या नहीं। वो क्या देखता है? वो प्रेशर देखता है ना, प्रेशर देखता है। तो प्रेशर देख के वो बताता है कि हमें बुखार है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट कर लेंगे। बैरोमीटर बस हमें इस ट्रिक के लिए पता होना चाहिए कि एयर प्रेशर को ये मेज़र करता है, तो टोरिसेली आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टा वोल्टेज है ना, रिलेटिव है। सो इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक बैटरी, हेनरी मोजाली। ओके, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए, ये एटम आपको वर्ड दिख रहा है,
एटम छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे से। सो एटम साइज की हैन यानी मुर्गी, यहाँ से मौज ले लेंगे, ठीक है। तो एटम साइज की मुर्गी मौज ले रही है ना, नाच रही है एटम साइज की मुर्गी मौज ले रही है, इसको ऐसे याद रख लो। या फिर इससे भी आप टॉम एंड जेरी वाला टॉम बना सकते हो और हैन बना सकते हो, है ना। एक कार्टून में एक होता है, वो हैन के साथ भी बार बार फंसा देता है चूहा उसको हैन के साथ, और बार बार पिटता रहता है हैन से। इस तरीके से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। देखिए इसमें भी डीजल है, इसमें भी डीजल है, ये तो सिंपली ऐसे ही याद हो जाएगा। ये है जेट इंजन, फ्रैंक विटल। अब देखो इसको किससे याद रखेंगे, ये फ्रैंक से मैं बना रही हूँ फ्रैंक लड़की, और विटल से बना रही हूँ विसल यानी कि सीटी बजाना। सो जेट की रफ्तार से कोई लड़की गई आपके सामने से यानी बहुत तेज, तो आपने क्या किया, उसको देख के सीटी बजाई। इस तरीके से आप याद कर लो। या जेट की रफ्तार से निकलने वाली लड़की तो बड़ी फ्रैंक निकली। ऐसे दो तरीकों से मैंने आपको ये याद करा दिया। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, थॉमस सेवरी ने किया होगा। देखिए क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इसी एज कैटेगरी के हैं ना, 20 से लेके 30 तक, तो सबने ना मोस्टली जो कार्टून हमने देखे वही आपने देखे होंगे। तो एक ऐसा भी आता था, एक स्टीम इंजन वाला एक कार्टून आता था, उसमें थॉमस एक ट्रेन होती थी। ऐसे नहीं याद रख सकते तो आप सीधा कार्टून याद कीजिए थॉमस से, है ना। टॉम एंड जेरी में उसमें कभी भी ट्रेन अगर दिखाते हैं ना तो स्टीम इंजन वाली ट्रेन ही दिखाते हैं उसमें, इसलिए याद कर लेंगे थॉमस सेवरी। नेक्स्ट है रेल इंजन। इसके कौन है, जॉर्ज स्टेफेंसन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेल, है ना। रेलगाड़ी में कोई माँ अपने स्टेफसन को छोड़ के चली गई, याद हो गया, सिंपल था। एक्सरे। अच्छा स्टीम इंजन से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर स्टीम इंजन का पूछ ले थॉमस सेवरी ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो ओरिजिनल फाउंडर वैसे जेम्स वॉट को माना जाता है, ठीक है। तो एक्सरे रोड गन ने इन्वेंट की थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक्सरे, कोई भी हम लोग जब बीम या रे कंसीडर करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि वो किसी चीज़ को रोट कर देती है यानी सड़ा देती है, तो ये रहा रोट, है ना। तो रोट गन यानी रोटन से इसको रोटन सड़ना, है ना। रोट गन, रोटन, ऐसे हम लोग इसको मैच कर लेंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोड गन। अच्छा इसी इन्वेंशन के लिए इनको फिजिक्स में 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, जेम्स सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किसने किया था, जेम्स सिम्पसन। अब क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जब भी हम लोग स्मेल करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बेहोश हो जाते हैं यानी कि हमारी बॉडी जाम पड़ जाती है ना, हम लोग हिल डुल नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी जाम पड़ जाती है। तो क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किसने किया, जेम्स सिम्पसन ने किया। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, जगदीश चंद्र बोस। ये हम लोग सिंपली इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही इंडियन है इसमें, मतलब क्रेस्कोग्राफ का आपका जगदीश चंद्र बोस ने आपका इन्वेंशन किया। ओके और जगदीश चंद्र बोस के बारे में और जान लेते। जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्रेस्कोग्राफ जो बनाया था, ये एक्चुअल में काम क्या करता था, ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता था। क्या करता था, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता था। और इनको फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है, किसको, जगदीश चंद्र बोस को। और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ को बनाया था 1926 में इन्होंने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है बाइसिकल का आविष्कार, क्रिकपैट्रिक मैकमिलन। इसके लिए भी हम दो ट्रिक याद कर लेंगे। बाइसिकल है तो उस जमाने में रिक्शा भी थी, रिक है ना, रिक्शा, सिंपल था रिक्शा। या फिर बाइसिकल से हम लोग मिलनी यानी मिलने जाते हैं, मैकमिलन, मिलन, किसी से मिलन करने जा रहे हैं। सो इजी था इसको याद करना। नेक्स्ट है टायर, डुनलॉप। ओके इसको कैसे याद रखेंगे कि जब भी
हम लोग टायर की बात करते हैं एकदम से तो हमें बचपन की चीज़ें याद आती है कि टायर को एक डंडी लेके उसको ऐसे घुमा घुमा के टायर को घुमाते हुए आगे भागते रहते थे, है ना। तो उस तरीके के खेल का अब लोप हो चुका है। क्या हो सकता है? लोप। लोप मतलब विलुप्त, यानी कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब हमें ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर केस में दिखाई देते हैं। सो टायर से हम लोग क्या बना लेंगे? ड्यूलॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज क्रोनोमीटर। पहले हम ये जान लेते हैं क्रोनोमीटर एक्चुअली करता क्या है। सो क्रोनोमीटर जो है शिप्स में टाइम बताने का काम करता है। क्या बताने का? टाइम बताने का काम करता है। इसको इन्वेंट किया जॉन हैरिसन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम लोग शिप में क्रोनोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई बंदा अपने घर से निकल के कहीं पे घूमने के लिए गया है, क्या करके? हैरिसन का ताला लगा के अपने घर से वो घूमने शिप में चला गया। तो आपका क्रोनोमीटर जो है ये आपका जॉन हैरिसन ने इन्वेंट किया है। अगर सीधा आप क्रोनो से याद रखना चाहते हो, क्रोनो का मतलब समय होता है, रूट वर्ड है क्रोनो। जब भी कहीं जाने का समय होता है तो हम लोग हरी हरी अपने काम करते हैं। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मोटर का इन्वेंशन, निकोला टेस्ला। अब देखो, मोटर की हम बात करते हैं। मोटर हम लोग गाड़ियों को भी बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, बट ये उस जैसा साउंड करता है, इसलिए हम लोग इससे ट्रिक बना रहे हैं। तो मोटर यानी कि गाड़ी, है ना। गाड़ी से हमें क्या याद आ जाता है? ओला कैब, है ना। तो मोटर का इन्वेंशन जो है वो हमारे किसने किया? निकोला टेस्ला ने किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किसने इन्वेंट की? माइकल फैराडे ने इन्वेंट की। किसने? माइकल फैराडे ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है बहुत फार अ डे, एक दिन में बहुत दूर तक पानी पहुंचा देती है ना। फार मतलब दूर, चाहे 4th फ्लोर हो, 3rd फ्लोर हो, फटाक से ये पानी चढ़ा देती है। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है ग्रामोफोन या फोनोग्राफ और बल्ब। इन तीनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। इनका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का तो सबका पता है ना कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और ये यूएस से बिलोंग करते थे, ये मैं आपको बता दूं। इसको कैसे याद रखेंगे? जितने भी ये फोन वाले हैं ना, ये सारे थॉमस अल्वा एडिसन के हो गए। ठीक है, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ। ओके, नेक्स्ट है टेलीविजन, जेएल बायर्ड। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, टेलीविज़न की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या चलता है? या तो हम क्रिकेट देख रहे हैं, या फिर टेलीविज़न से हम लोग जब देख रहे होते हैं, आती झाड़ू लगाते, कोई बाई आती है, हम लोग फिर चले जाते हैं कहीं पे, तो बाई क्या करती है? पीछे से टेलीविज़न चला के पॉपकॉर्न खा रही होती है ना। तो टेलीविज़न से हमें वो इमेजिन करना है कि टेलीविज़न के सामने बाई बैठ के कुछ पॉपकॉर्न खा रही है। ओके, ये हो गया आपका जेएल बायर्ड। टेलीग्राफ ये किया था सैमुअल मोर्स ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, टेलीग्राफ किसको भेजा गया? सैम को भेजा गया। किसको भेजा गया? सैम को। सिंपली याद हो गया होगा। वायरलेस टेलीग्राफ किसने भेजा? मार्कोनी ने। देखिए, सिर्फ टेलीग्राफ की बात करें तो सैमुअल मोर्स हो जाएगा, और वायरलेस टेलीग्राफ की बात करें तो मार्कोनी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे कि टेलीग्राफ जब पहले आया था तो थोड़ा एडवांस वर्जन आया है ना, यानी वायरलेस वाला आया। किसी का फ्रेंड था, जैसे किसी ने वायरलेस टेलीग्राफ बनाया तो उसके फ्रेंड ने क्या किया? मार्कोनी, है ना, उसको कोनी मार के कहा, है तुझे तो वायरलेस इन्वेंट कर लिया भाई, मुबारक हो तुझे। तो वायरलेस टेलीग्राफ हो गया मार्कोनी से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। देखिए, ये सब पढ़ने के आप लोग कोई मतलब कुछ पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते, है ना। तो बिना पैसे दिए भी बस आप हमारी एक ही तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, ये टॉपिक आपका कैसे कैसे हेल्पफुल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग, जर्मनी। गुटेनबर्ग जो है वो जर्मनी से थे। प्रिंटिंग प्रेस, जब हम लोग प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए कोई शॉप वॉप ले लेते हैं तो उसको चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ भी छाप देते हैं। उसको चलाने के लिए बहुत गट्स चाहिए, तो
गुटेनबर्ग। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, इसको कैसे याद रखेंगे? आइगर, और ये स्काई उठा लिया, हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है, ऐसे याद रख लो। नाइफ नहीं तो जब भी किसी ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा कहते आइगर, अरे बाबा ये क्या चीज़ है, क्या भला है। ऐसे याद कर लो, नहीं तो स्काई याद रखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फैन, ये किया था स्क्यूलर व्हीलर ने। जब भी इलेक्ट्रिक फैन घूमता है तो हमें कैसा लगता है, जैसे कोई पहिया घूम रहा हो, है ना। व्हीलर से व्हील बना लेंगे और इलेक्ट्रिक फैन आ गया, स्क्यूलर व्हीलर आ गया। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, ये यूनाइटेड किंगडम से थे, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, सबको ही पता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। अच्छा, इसको लेके कहाँ गया हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर को लेके एक चीज़ बता देती हूँ, हेलीकॉप्टर सिर्फ हेलीकॉप्टर पूछे तो आइगर शिकोर्स्की, अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आप करेंगे ब्रिकवेट। ब्रिकवेट किस लिए कि मॉडर्न हेलीकॉप्टर का इन्वेंटर उसे ही कहा जाता है। और आपके लिए एक सवाल है, आप बताइए कि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। टेलीस्कोप कर रहे थे हम, ये है हैंस लिपर से। टेलीस्कोप से क्या होता है कि दूर की चीज़ें पास दिखती है ना, दूर की चीज़ें पास दिखती है। कितनी पास दिखती है? जितने हमारे लिप्स हमें पास लगते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इनफैक्ट कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसे याद रखिए, टेलीस्कोप से चीज़ें उतनी पास दिखती है जितने हमारे लिप्स हमें पास में दिखते हैं या महसूस होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसको लेके एक और चीज़, अगर हैंस लिपर से आपको ना मिले तो गैलीलियो आप लोग मांग करके आओगे। क्यों? क्योंकि जो गैलीलियो था ना, उसने इस पे वर्क किया था, लेकिन जो मेन वर्क किया गया था ना, हैंस लिपर से नहीं किया था। गैलीलियो से आपके कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आपका देखा जा सकता था किसी भी ऑब्जेक्ट को। गैलीलियो के उस ऑब्जेक्ट में आप बस 20 टाइम्स आप पास में देख सकते थे, जबकि हैंस लिपर से के टेलीस्कोप में बहुत ही और भी ज़्यादा क्लोजर उसको देख सकते थे। नेक्स्ट है टाइपराइटर। टाइपराइटर को किसने इन्वेंट किया था? क्रिस्टोफर स्कोलर्स को। देखिए टाइपराइटर है ना, और स्कॉलर है ना, मिलता जुलता है, दोनों एजुकेशन से रिलेटेड लगता है। टाइपराइटर में लिखते हैं, स्कूल में भी हम लोग अक्सर लिखते ही रहते, टीचर को रहम ही नहीं आता हम पे। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट। ओके, सेफ्टी पिन से क्या करते हैं हम लोग? क्लॉथ को समटाइम ऑल्टर कर लेते हैं, जुगाड़ वाले काम हम लोग कर लेते हैं, या फिर किसी से हमें बदला लेना हो तो हम लोग उसको हंट करते हैं। क्या करते हैं वो? जैसे ही बैठ रहा उसके नीचे सेफ्टी पिन लगा देते हैं, तो बेचारा फिर हंटी हो जाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल कोल्ट ने। कोल्ट है, बोल्ट जैसा दिख रहा है, तो आपका सिंपली बंदूक से आपका रिलेट हो गया, रिवॉल्वर से रिलेट हो गया। नेक्स्ट है मशीन गन। ओके, ये 2 बार मशीन गन लिखा गया है, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, वर्ल्ड की पहली मशीन गन तो इन्वेंट की थी जेम्स पक्कल ने 1718 में। अगर आपसे ये पूछ ले पक्कल्स गन, तो आप जेम्स पक्कल करके आओगे, ठीक है, क्योंकि पक्कल्स गन जो थी वो भी मशीन गन ही थी। और अगर आप सिंपली बात करो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो रिचार्ड जॉर्डन गैटलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्क इनके द्वारा किया गया था, है ना, एकदम से रिवोल्यूशन जो है वो ये लेके आए थे। रिचार्ड जॉर्डन गैटलिंग जो है मशीन गन के फाउंडर मान ले जाएंगे 1862 में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मशीन गन से हम लोग बनाएंगे, मशीन गन चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? गट चाहिए। क्या चाहिए? गट चाहिए। या मशीन गन आजकल किसके पास होती है? क्या तो कोई बहुत रिच हो, जैसे हमारी मिलिट्री, वो कोई ग्रुप भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही रिच होता है, ग्रुप भी रिच हो सकता है कि नहीं। चलिए बढ़ते आगे, होपफुली याद हो गया होगा। ओके, आप उस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करना, ठीक है। ओके, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, बाइसिकल का इन्वेंशन किसने किया था? अभी मैंने पढ़ाया था, देखते हैं आपको कितना याद है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। नेक्स्ट है आपका डायनामाइट। ओके, अब ये डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने कब? 1867 में इन्वेंट किया। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में।
फाइन। ओके, ये कहाँ से थे? स्टॉकहोम स्वीडन से थे। और इनकी फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या था? गन पाउडर का ऑक्यूपेशन था। लेकिन गन पाउडर जो है वो इन्वेंट किया था रोज बेकर ने, जो कि चाइना से थे। और ये फर्स्ट टर्म भी इन्हीं के द्वारा यूज़ की गई थी। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म भी इन्हीं के द्वारा यूज़ की गई। फाइन। नेक्स्ट है एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स अमेरिका। देखिए इसका ना सन भी इम्पोर्टेंस रखता है। 1903, वैसे तो सबको पता है एरोप्लेन मतलब कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था, बट फिर भी याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। एरोप्लेन हमेशा राइट डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लिफ्ट, एलिसा ओटिस। देखो इसको याद करने की बहुत ही फनी ट्रिक है। कैसे? एलिसा ओटिस जो है ये कुछ कुछ ऐसे नहीं लगता जैसे हैरी पॉटर में कुछ कुछ वो मंत्र से बोलते रहते हैं। तो एलिसा ओटिस बोल के देखो, बोलो मेरे साथ। अगर आप बोलोगे तो आपको लंबे समय तक है एलिसा ओटिस, तो कोई चीज़ उड़ जाती, लिफ्ट हो जाती है, उड़ने लग जाती है। एलिसा ओटिस, चीज़ उड़ गई, सो लिफ्ट का इन्वेंशन कर दिया हमारी एलिसा ओटिस ने। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, विलियम गैसकर्क ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, है ना, गैस के माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, या माइक्रो व्हील्स होती हैं आजकल लोगों की, यानी छोटी छोटी व्हील्स होती हैं। इजी था। ओके, कार है स्टीम निकोलास क्यूगनोट। इसको कैसे याद रखेंगे? जब स्टीम की कार है तो हम लोग क्या कहते हैं? नको लाओ भाई स्टीम की कार। आजकल तो पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाली बहुत है ना। तो निको से ये निको और ये हो गया ला, निको से हमने बना दिया नक्को और ये हो गया ला। तो नक्को लाओ भाई स्टीम वाली कार नहीं चाहिए हमें चाहिए पेट्रोल वाली कार। याद हो गया। नेक्स्ट है कार पेट्रोल, कॉल बेंज। इसको कैसे याद रखोगे? देखो पेट्रोल की गाड़ी, अब बेंज भी एक गाड़ी है पेट्रोल की या डीजल की, आप किसी की भी कह लो, गैस की, है ना। बेंज तो आपने बहुत सुना है ना, मर्सिडीज बेंज, है ना, अच्छी गाड़ी है। तो कार पेट्रोल हो गया। और एक कॉल बेंज जो है जर्मनी के थे, इन्होंने पेट्रोल कार फर्स्ट इन्वेंट की थी। नेक्स्ट है एसी, विलियस हविलैंड करियर। इसको कैसे रखें? देखिए एसी लगाना हर कोई चाहता है, हर किसी की दिल में होता है कि बस आहा इतनी गर्मियों का मौसम है तो बस हमें एसी मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। ओके, रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम ये किसने इन्वेंट की? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस, ये तो आपको 100% आना ही आना चाहिए। ये कहते मैरी क्यूरी, पोलैंड से थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट ये फीमेल थी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और इन्होंने ना 2 सेक्टर में लिया। 1911 में तो इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में लिया रेडियम पोलोनियम के लिए, और 1903 में भी लिया रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो 1903 1911 फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये लेडी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। और हाँ, माइक्रोमीटर के बारे में बता देती हूँ। क्रोमियम स्टील से ये बना होता है। किससे बना होता है? क्रोमियम स्टील से हमारा माइक्रोमीटर बना होता है। कोई डाउट इसमें? और चलो फिर बड़े आगे नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, हेनरी बेक्केरेल। देखिए रेडियो एक्टिविटी जब भी होती है इंसान पागल हो जाता है ना, क्यों? आपको तो पता है रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी से लोग पागल हो रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। सो बेक्केरेल, इसमें कोरल जैसा दिख रहा है ना, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, बेक्केरेल। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन, हेनरी सीली। तो सीली देखो, सीले कपड़ों पे हम लोग आयरन करते हैं। इजी था, नहीं भूलोगे। लेज़र की बात करो तो लेज़र से क्या करते हैं लोग? डर जाते हैं। थियोडोर मेमन और मेमने की तरह मैं करने लग जाते हैं लेज़र देख के। पता है ना, डेड लेज़र और ये वो लेज़र किसी टाइप की हार्मफुल लेज़र, तो उसको देख के लोग डर रहे हैं, मैं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैमरा। इसको कैसे याद रखेंगे? कैमरा देख के जहन में ठंडक पड़ जाती है या सांस आ जाती है ना, सांस आ गई मतलब जहन में चैन आ गया। तो कैमरे से हम लोग ऐसे याद रख लेंगे। तो जॉन जेन और स्टीव सेसन, जॉन जेन ने 1685 में और स्टीवन सेसन ने
75 में। ओके, एक और तरीके से याद रख सकते हैं, अनन है ना दोनों, स्टीवन, जॉन, है ना। सो अनन वाले आपके कैमरा वाले हो गए। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, जैकेरियस जेनसन 1590 में इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, माइक्रोस्कोप। ओके, जब भी हम लोग छोटे छोटे होरोस्कोप देखते हैं, माइक्रो छोटे छोटे स्कोप से बना दिया होरोस्कोप, तो जब भी छोटे छोटे होरोस्कोप देखते हैं तो हमें जच जाता है, हाँ यही हमारी राशि है, आज तो हमारे साथ यही होगा, है ना, कोई नहीं रोक सकता, हमारे साथ तो यही होगा जी आज तो। ठीक है, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, जो क्या आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए आजकल तो रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी भी हो गई है कैब्स में, है ना, है कि नहीं, या फिर रेफ्रिजरेटर में हम पग नाम की वो चॉकलेट रख रहे हैं, बार आती है ना पग बार, वो रख रहे हैं, ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, तो हमारी भी एक सिस्टर हो जी, हमारी भी एक सिस्टर हो, यही हमारी विल है, हमें शौक है कि हमारी एक बहन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेटर, ब्लेस पास्कल, पास्कल भी मैथमेटिकल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और कैलकुलेटर भी सिंपल था। पोर्टलैंड सीमेंट, जोसेफ एस्पेडिन और जेम्स फ्रोस्ट। देखो अभी सीमेंट की बात आ गई है ना, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जाम हो जाता है कुछ भी सीमेंट से, फ्रोस्ट हो जाता है, जम जाता है ना, जम जाता है। और सीमेंट का यूज़ जो है दिन में करते हैं, कब करते हैं, दिन में। और जब नई नई कोई सीमेंट से चीज़ बनाते हैं, मैं बड़ा जोश रहता है, हाँ नई बिल्डिंग बन रही है, नई नई चीज़ें बन रही है, बड़ी मजबूत बनेगी, दिन में चालू करो चलो काम। ओके, लोगरिथम, ये है आपका जॉन नेपियर। लोगरिथम इसको कैसे करेंगे, लोग नापातोली ज़्यादा करते हैं, नेपियर लोग नापातोली ज़्यादा करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो कि रिदम यानी कि म्यूज़िक, म्यूज़िक जब जब बजता है तो नैप अच्छी आती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़े, इसको जल्दी से कर लेते फिनिश। एक चीज़ और बता देती हूँ, पेपर का इन्वेंशन जो था वो चाइना में हुआ था, और इसका इन्वेंशन किया था काई लुन ने, काई लुन ने इसका इन्वेंशन किया था, और ये जो है आपके चाइना के थे। ओके, कहाँ गया आपका माइक्रोस्कोप, ये रहा, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1590 में जैकेरियस जेनसन ने किया था, और इसी को यूज़ करके क्या हुआ था, बैक्टीरिया की खोज हुई थी। क्या हुई थी, बैक्टीरिया की खोज हुई थी। और किसने खोज की थी, ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने इनके माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा चेंज किया और फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया। ओके, और अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के, जो कैप पर्किंस, ये रेफ्रिजरेटर के फादर कहे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के फादर कहे जाते हैं। जबकि मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर जो था, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर जो था, इनके जो फाउंडर पूछे जाएंगे तो वो कौन होंगे, जेम्स हैरिसन। कौन होंगे, जेम्स हैरिसन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, जॉन स्क्वीगर, जॉन स्क्वीबर। ओके, ये इन्वेंट तो इन्होंने किया था, बट इसको डेवलप किया था एंड्रे मारे एम्पेयर ने। किसने, एंड्रे मारे एम्पेयर ने। तो जॉन स्क्वीगर गैल्वेनोमीटर का इन्होंने इन्वेंशन किया था। इसको कैसे याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का उठाएंगे गल, ठीक है, गल, और ये विग, विगर, विग है ना, विग जो बालों में लगाते हैं, नकली बाल। तो क्या गल होगी भाई, जो विग लगा के घूम रहा है, क्या बात होगी, जो विग लगा के घूम रहा है। ठीक है, सो जो से हो गया ये जॉन और स्क्वीगर, विगर। ओके, नेक्स्ट है फाउंटेन पेन, वाटर मैन, फाउंटेन पेन, वाटर मैन। इसको सिंपली याद रखो, आसान है। फाउंटेन यू नो, झरना पानी है ना, फाउंटेन फव्वारा पानी, वाटरमैन है ना, मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। पेंडुलम क्लॉक, क्रिस्टियन ह्यूकिन्स। इसको कैसे याद रखें, देखिए जब हम पेंडुलम क्लॉक की बात करते हैं ना, तो पेंडुलम से पहले में क्या याद आया, टिक टॉक, ये सब याद आता है। ठीक है, तो पेंडुलम से जब भी हम लोग कोई इमेजिनेशन हमारे मन में आते हैं तो फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन लोग आते हैं ना, पेंडुलम की जब बात करते हैं तो इसको बना देंगे। क्रिस्टियन ह्यूकिन्स पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंटर है।
ओके, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील हैरी ब्रियरली। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको एक इमेजिन करेंगे कि हैरी पॉटर ने क्या किया, जादू की छड़ी घुमाई और कुछ मिक्सचर से उसने क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील बना दिया, इन्वेंट कर दिया। ठीक है, तो हैरी ब्रियरली। नेक्स्ट है डायनामो माइकल फैराडे यूके। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग सीधा याद रखेंगे डायनामो, या अगर आप सीधा याद नहीं रख सकते डायनामो से डायनामाइट याद करो, और जब भी डायनामाइट फटता है हम क्या करते हैं, जोर से आंखें मीच लेते हैं। ठीक है, तो डायनामो हो गया आपका माइकल फैराडे। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल और स्कूटर। इस दोनों को एक साथ याद करेंगे। ठीक है, पहले तो वर्ड देखो, ये दाई, ठीक है, ये दाइम, ब्रेड, ये दाई से हमने बना दिया दाइमा, और ब्रेड से क्या बना दिया, ब्रेड पिट। ठीक है, तो ब्रेड पिट जो है बड़ा होशियार बन के आया कि मैं तो मोटरसाइकिल पे चढ़ के घूमने को जाऊंगा, मुझे छोड़ के आओ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूटर पे। तो एक दाइमा थी बूढ़ी बिल्कुल। ठीक है, तो वो कह रही है कि बेटा मैं तो स्कूटर पे चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या बोले, नहीं दाइमा, इसको तो हम बताते हैं, इसकी एकड़ी हम निकालते, ब्रैड पिट को तो हम स्कूटर पे ही भेजेंगे और आपको हम मोटरसाइकिल पे छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो डैमलेर मोटरसाइकिल हो गया और ब्रैड शो स्कूटर हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर डिनाइज पेपिन। पेपिन से बनाएंगे पापिन। तो पहले क्या करते थे, जब भी प्रेशर कुकर में किसी को खाना बनाना नहीं आता था, उसको क्या कहते थे, पापिन, तुझे इसमें खाना बनाना भी नहीं आता। तो हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, रेजर जिलेट, जिलेट रेजर आता है, इसमें कुछ है ही नहीं याद करने जैसे। सबमरीन कॉर्नेलियस ड्रेबल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सबमरीन में उठाएंगे सब, सब मिलके कौन खाएंगे, सब मिलके कौन खाएंगे, तो कॉर्नेलियस ड्रेबल। पियर स्किल की बात करें, अच्छा इसको लेके एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फाइटर सबमरीन की बात करें तो डेविड बुशनेल जो हैं वो रहेंगे आपके इसके फाइटर सबमरीन के फाउंडर। और इन्होंने सबमरीन कौन सी पहली बनाई थी, टर्टल नाम की इन्होंने सबमरीन बनाई थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट, तो ये जो सबमरीन थी डेविड बुशनेल ने बनाई थी, कौन सी, टर्टल वाली। नेक्स्ट है पी एस स्किल सोरेन सोरेनसन। इसको कैसे करेंगे भाई, पी एच वैल्यू किसी की भी पता लग रही थी, जब हमें नए नए, जब हम साइंस लैब में थे तो हम क्या करते थे, पूरी क्लास में शोर मचा देते थे। क्या कर देते थे, शोर मचा देते थे, भाई पी एच स्केल हमारा बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसका तो पी एच इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो आपका इन्वेंट किया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। किसने, रॉबर्ट ओपनहीमर ने। इसको कैसे याद करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब जब भी कोई खतरे वाली जगह आती है वहाँ पे हम लोग रॉबर्ट को भेज देते। किसको, रॉबर्ट नाम है, रोबोट मैं कह रही हूँ, रोबोट को भेज देते हैं। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जहाँ पे खतरा लगता है एटॉमिक बॉम्ब से, वहाँ पे हम लोग रॉबर्ट को भेज देते हैं, तो इसके इन्वेंटर हो गए रॉबर्ट ओपनहीमर। अच्छा, इसको लेके एक और चीज़ है कि एटॉमिक बॉम्ब का अगर रॉबर्ट ओपनहीमर ना तो ऑटो हन होगा, है ना, बहुत सारे बुक में ऑटो हन दे रखा है। ओके, तो ऑटो हन कर देंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बाद में डेवलप किया था आगे। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब में रॉबर्ट ओपनहीमर ने क्या किया था, इन्होंने मैनहट्टन में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसके तहत एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किया, अलामोगोर्डो मैक्सिको में इन्होंने टेस्ट किया। ठीक है, कब किया होगा ये हमें याद नहीं रखना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने जापान में वही बॉम्ब गिराया था 1945 में। ठीक है, वही बम गिरा गया 1945 में। और एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी थी आपकी, जॉन, क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने जेम्स क्यों लिख रखा है भाई, जेम्स नहीं है ये गलत लिख दिया मैंने, जेम्स थोड़ी ना होता है, जॉन डाल्टन में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है मोबाइल किया था मार्टिन कूपर ने। इसमें से मोबाइल में से मोब उठाएंगे तो मोब जहाँ भी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे
क्या होता है, भगदड़ मचती है और वहाँ पे लोग मरते हैं, मरते ही मरते हैं, घायल होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मॉब में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। जनरेटर माइकल फैराडे। अब जनरेटर में क्या होती है, बिजली। बिजली कहाँ तक पहुँचाई जाती है, दूर दूर तक, फार अ डे, एक दिन में बहुत दूर दूर तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है। तो जनरेटर के इन्वेंटर हो गए आपके माइकल फैराडे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसको कैसे याद करेंगे, अब ये देखो न्यूक्लियस कुछ कुछ नकली जैसा साउंड होता है, नकली है ना, न्यूक्लियस नकली। तो नकली मॉडल्स आजकल बहुत बनने लग गए फोर्ड गाड़ी के। ठीक है, या नकली माल नहीं लगता है, फोर्ड गाड़ी में अच्छे अच्छे पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की बात करें तो जोसेफ प्रिस्टली। जब देखो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई थी, तो ऑक्सीजन की कमी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको चाहिए था, लेकिन लोगों ने क्या किया कि हम तो पृष्ठ महाराज को बचाएंगे, पहले इनको ऑक्सीजन दे दो, हम लोग पहले पृष्ठ महाराज को बचाएंगे। तो ये आपका जोसेफ प्रिस्टले हो गया। नेक्स्ट है प्रोटोन, रदरफोर्ड ने किया था। प्रो गाड़ी है एकदम, फोर्ड गाड़ी, प्रो गाड़ी है एकदम, फोर्ड गाड़ी। ओके, ये गोल्डस्टीन जो है, इन्होंने प्रोटोन एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्होंने डिटेक्शन किया था, मतलब प्रोटोन एग्जिस्टेंस को इन्होंने डिटेक्ट किया था, किसने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन चैडविक। तो चैड जो है वो एक विक्ड लड़का है। कैसा लड़का है, विक्ड लड़का है, और वो दूसरों के सामने न्यूट्रल रहने या न्यूट्रल बना रहे, न्यूट्रल रहने का नाटक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट जो है ना, इससे हम लोग बना देंगे इलेक्ट होना या इलेक्शन, जे थॉमसन। तो जे से उठाएंगे जीजा, तो जीजा इलेक्शन में खड़ा हो गया भाई, या इलेक्ट हो गया, जीत गया। ओके, हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश। ओके, अभी क्या हम लोग डिश से कैसे बनाते हैं, गैस पे, चूल्हे पे, जैसे भी बनाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करके हम लोग डिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिश बनाएंगे, या फिर हैन भी पका सकते हैं हम लोग, है ना। तो हैन भी पका सकते हैं, हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। अच्छा, स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर। अब देखो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, तो इस बीमारी के होते ही लोग वार्ड में भर्ती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वार्ड में भर्ती हो जाते हैं। तो एडवर्ड बना देंगे उससे, वार्ड से। और 1796 में ये इन्होंने इन्वेंट की थी स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। ओके, ये पोलियो वैक्सीन की बात करें तो इनको इन्वेंट किया था जॉन सॉक ने 1955 में। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, जॉन सॉक। पोलियो में क्या होता है, हमारी वॉक पे फर्क पड़ता है, वॉक से सॉक, है ना, बस यहाँ डब्ल्यू लिख दो, वॉक हो जाएगा तो सॉक, सॉक वॉक। तो पोलियो वैक्सीन जॉन सॉक 1955 में इन्होंने इन्वेंट की थी। और अगर ये ना ऑप्शन में, तो 1961 में एल्बर्ट सैबिन ने, ठीक है, पोलियो वैक्सीन की थी। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, जोसेफ लिस्टर। अब एंटीसेप्टिक का तो बहुत यूज़ होने लग गया आजकल, है ना, कोरोना टाइम में तो और बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में से देखते हैं हमें कौन सा अच्छा रहेगा ना, एंटीसेप्टिक हम घर के लिए कौन सा लेके जाए, किससे, लिस्ट में देखते हैं। तो जोसेफ लिस्टर। तो और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, आई गेस सारे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पेन या पेंसिल, है ना, कुछ भी दिख जाए। तो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एक फ्लेमिंगो नाम का एक पक्षी होता है, तो उसके पंख से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं। सो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया। ठीक है, इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिक। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये है इन सूली, है ना, इनको सूली पे चढ़ाओ, किसको, रेड रिक्शे वाले को, किसको, रेड रिक्शे वाले को, या फिर सूली पे चढ़ाना बैन किया जाए, सूली पे चढ़ाना बैन किया जाए। ठीक है, तो बेंटिक हो जाएगा, फ्रेडरिक बेंटिक। रेबीज वैक्सीन किसने डेवलप की, लुइस पास्चर ने। देखो रेबीज कभी बहुत खतरनाक एक चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब इसका इलाज है, सब कुछ है ना, उसकी वैक्सीन आ गई। तो रेबीज जो है वो पास्ट की बात हो गई, रेबीज जो है वो पास्ट की बात हो गई। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड। ओके, लॉ ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन। ओके, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन जो है आइजैक
ने दिए थे। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ग्रेविटी और मोशन दोनों ही एक दूसरे से, ग्रेविटी खींचना, मोशन चलना, कोई चीज़ खींचेगी तो कोई चीज़ चलेगी, है ना। ये चीज़ कौन बता रहा था? न्यूटन ने बताया था कि ऐसा होया करे, ऐसे, है ना, ईसा, हरियाणा में बोलते हैं, ऐसा होता है जी, कोई चीज़ किसी को खींचे तो वो चाल पड़ती है, तो ईसा, ठीक है, तो ईसा बना लेंगे। या ग्रेविटी या मोशन, जब शुरू में जब ये लोग पढ़ा करते तब हमारे लिए सब न्यू था, हमें समझ ही नहीं आता था ये चीज़ें है क्या। ओके, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि प्रिंसिपिया नाम की बुक 1687 में आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। ओके, इसके बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपिया बुक किसने लिखी, सीधा क्वेश्चन आता है, तो आइजैक न्यूटन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, आइजैक न्यूटन इंग्लैंड से थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको कैसे याद रखेंगे? रिलेटिविटी से कर लेते हैं रिलेशंस, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत रिलेशंस थे, ऐसे इसको याद कर लेंगे, है ना। अगर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर किसी ने पढ़ी हो जीवनी या कुछ भी, तो वो मेरी बात से तवज्जो रखते होंगे। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, ब्लड हो चाहे कोई ग्रुप हो, है ना, ग्रुप यानी आर्मी की टुकड़ी या कुछ हो, किसी भी तरीके के लोगों का ग्रुप हो, सबको ना लैंड पे न्यौछावर हो जाना चाहिए। खून को, ग्रुप को, मतलब नदियों की तरह अपनी धरती पे बहा देना चाहिए, लैंड पे बहा देना चाहिए। ठीक है, तो हो गया कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो विलियम हार्वे, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ब्लड जब तक सर्कुलेट होता है तब तक किसी की विल बनी रहती है जीने की, है ना, तब तक किसी की विल बनी रहती है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता तब लोग हार जाते हैं, सिंपल। पीरियोडिक टेबल, मेंडेलेव, फादर ऑफ हेरिडेटरी, ग्रेगर मेंडल। ओके, देखिए हमें ये याद रखना है, पीरियोडिक टेबल जो है वो किसी मैन ने लिखी, ठीक है, किसने लिखी? किसी मैन ने लिखी। और हेरिडिटी यानी कि कैसे कैसे, मतलब कि चीज़ें आगे चलती है ना, किस चीज़ का उद्गम कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर थिंग से होता है, वो सब आपकी हेरिडिटी में आएगा। सो हेरिडिटी की बात लड़कियों के लिए बहुत पहले शर्म की बात होती है, हम तो इसकी बात नहीं करेंगे, बट तभी इसका इन्वेंशन करने आया कोई मैन, ठीक है, कोई आया मैन, तो पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ हेरिडिटी किसी मैन ने बनाई। तो यहाँ पे हो गई ये मेंडल और यहाँ पे हो गई ग्रेगर मेंडल। अच्छा, जो हेरिडिटी के रूल्स हैं वो ग्रेगर मेंडल ने कैसे बताए थे? पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। किसके ऊपर? पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, ये है इंग्लैंड के। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? जब इवोल्यूशन की बात होती है, देखो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर ये स्ट्रांगली बिलीव किया जाता था कि हमारे जो पहले जो पूर्वज वगैरह होते थे वो सब क्या थे? वो मंकीज़ होते थे, और धीरे धीरे जियोग्राफिकल चेंजेस के साथ एनिमल्स के अंदर भी चेंज आते चले गए। तो आज हम बनते बनते इंसान बन चुके हैं प्रॉपर ढंग से। तो इवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पहले हम मौसम से भी डरते थे, आग से भी डरते थे, हर चीज़ से डरते थे, तो हमने उस डर को धीरे धीरे विन कर लिया। जैसे जैसे चेंजेस है हम उसको विन करते चले गए। आज का इंसान किसी चीज़ से डरता ही नहीं। और या फिर इवोल्यूशन आज तक हमने 4 जनरेशन का ही देखा है, परदादा, दादी, पेरेंट्स और हम, है ना। या फिर परदादा भी नहीं देखे तो हमारे भी तो बच्चे होंगे आगे कभी, है ना। तो इवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 4 ये रहा, ठीक है, 4 जनरेशन्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डीएनए, इनका स्ट्रक्चर जो है वॉटसन और क्रिक ने बताया था। डीएनए के इन्वेंटर कौन है? वॉटसन और क्रिक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वॉटसन से आपको सीधा शर्लॉक होम्स वाला वॉटसन याद आता होगा ना, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर का सीधा रिलेशन डीएनए से कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो इसको ऐसे करेंगे कि जो वॉटसन है ना वो रिक्शा में बैठ के आए, क्रिक के लिए रिक्शा ये RIC के है ना, तो क्रिक, तो ये लोग क्या करें, रिक्शे में बैठ के आए, ठीक है। वॉटसन जो है रिक्शे बैठ के आया डीएनए के लिए, ठीक है। ये इसका ये आपका मेडिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है ना। सो वॉटसन जो है डॉक्टर था, तो डीएनए से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है रमन इफेक्ट, CV रमन हो गया,
रमन इफेक्ट से नाम पता चलता है, सीवी रमन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। बट इनको लेके एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने खोज जो की थी 28 फरवरी 1928 को की थी, 28 फरवरी 1928 की। सोचो एक दिन बाद करते तो हम कब 4 साल में एक बार बनाते, है ना, लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने रमन इफेक्ट दे दिया, तो हर साल हम बना लेते हैं। तो नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और इस खोज के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में, 1930 में, यानी कि 2 साल बाद जाके इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट है डीडीटी, पॉल म्यूलर 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके लिए, किसके लिए? डीडीटी की इन्वेंशन के लिए। देखो पुराने टाइम में ना किसान बड़े परेशान थे कि भाई ये इंसेक्ट्स हैं, ये वो हैं, ये हमारी खेती ख़राब कर देते हैं। घर में भी लोग काफ़ी इंसेक्ट्स, मच्छरों से या बाकी चीज़ों से परेशान रहते थे, कीड़े मकोड़ों से, है ना। तो क्या हुआ, पॉल म्यूलर जो है डीडीटी का इन्होंने इन्वेंशन कर दिया। तब वो बहुत बड़ी बात थी लोग के लिए, राहत के लिए, इसलिए 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। बट इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बैन किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिले हैं। तो डीडीटी किसने किया था? म्यूलर। ओके, डीडीटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? म्यूलर, यानी मुंह से, या फिर इसे छोड़ो, उसको सिंपली याद करो, डीडीटी को मुंह में नहीं खा सकते, ठीक है, मुंह, MU, मुंह में नहीं खा सकते। और कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो लड़ो उससे, लड़, है ना, तो लड़ो उससे ठीक है। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक। अच्छा, क्वांटम थ्योरी को याद करना उतना ही मुश्किल है जितना एक्सरसाइज करते हुए प्लैंक लगाना, यानी कि प्लैंक एक्सरसाइज है ना, तो प्लैंक करते हुए जितनी मेहनत लगती है उतनी क्वांटम थ्योरी में जान निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट है कोलरा रॉबर्ट कोच। इसको कैसे याद रखेंगे? चोल एरा, है ना, हिस्ट्री पढ़ी है ना, चोल एरा, उसमें होता है कि चोल जो थी एक पूरी डायनेस्टी थी। तो चोलों का जब एरा था तब रोब, लुटेरे बहुत हुआ करते थे, रोब बहुत होते थे, है ना। और हर एक किंग के पास भी एक कोच होता था जो लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाता, लड़ाई झगड़ा तो कह सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच, ओके, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने ये बताया था कि कोलरा जो है वो स्प्रेड होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे नीचे डीडीटी की फुल फॉर्म लिखी है। क्या फुल फॉर्म होती है डीडीटी की? ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछती हूँ। ये हो गया, हाँ, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एसिड, इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एसिड। ओके, और क्या आपका रह गया? ओके, HIV रह गया। HIV, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? HIV की भी बताओ और एड्स की भी बताओ। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ओके, ये हुआ आई का दोनों का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो आपकी ये HIV तो है वायरस, और ये क्या है? उससे फैलने वाली बीमारी होगी, ठीक है। और कुछ रहता है इसमें बताना? शायद हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए, ये पार्ट पूरा ओवर हो गया, एक ही वीडियो में करा दिया, लंबा था, मैं भी बहुत थक गई हूँ वैसे। सो इतनी मेहनत मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, एक लाइक कर देना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेशनल पार्क्स हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। वेट एक ही चीज़ और बतानी है आपको कि ना CHSL में अगर अभी कोई जो इस वीडियो को देख रहा है उसका CHSL का पेपर है, तो आजकल है ना आर्टिस्ट वगैरह, म्यूज़िकल वाले जो आर्टिस्ट होते हैं म्यूज़िक लाइन से, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो है ना, एक
हमारी प्लेलिस्ट में इसी में ही स्टैटिक जीके वाले पार्ट में इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के पार्ट्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ के जाना। उसमें से ना मैं तो देख ही रही हूँ रोज़ जो आ ही रही है शिफ्ट, उसमें एक ना एक क्वेश्चन उससे है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है बट उसमें से क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये ट्रेंड अब चल गया है, ठीक है। तो आप है ना उसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे उससे थोड़े, ठीक है। चलिए अब फाइनली बाय बाय। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी गुरुकुल में। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ओके, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कहेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, इसलिए हम उन्हीं इवेंट्स को पढ़ेंगे या याद करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, वो 1885 से लेके 1947 के दौरान हम लोग पढ़ लेंगे, ओके। जब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे ना, तो इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, डेट इज उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, ठीक है। उदारवादी चरण कब चला? 1885 से लेके 1905 तक। उग्रवादी चला आपका 1905 से लेके 1919 तक, और गांधीवादी चरण चलेगा आपका 1905 से लेके 1947 तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उदारवादी की बात करूं मैं तो आपके यहाँ पे 4 नेता आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, और उग्रवादी में भी आपको 4 मुख्य नेता देखने को मिलेंगे। सो उदारवादी नेता वैसे बहुत सारे थे, सिमिलरली उग्रवादी भी बहुत सारे थे, लेकिन इसमें जो मेजर नाम है ना, वो आपके रहेंगे उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. राणा डे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये रहे आपके दादा भाई नौरोजी। इन्हें और क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उग्रवादी नेता आपके मेनली कैसे जाना जाएगा? ये लाल बाल पाल से जाने जाते थे। किससे? लाल बाल पाल से। लाल से बनाएंगे लाला लाजपत राय, पाल से बनाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या बनाएंगे? विपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष भी इसमें एक इम्पोर्टेंट नेता है, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, ये है वो इवेंट्स जिन्हें मैंने समराइज किया है, जो कि हम अपनी कवरिंग्स के दौरान कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आपके मुख्य इवेंट्स है, इनमें से आपका ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लो। ईयर तो हमेशा आता ही है यूजुअली। अब हम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। पहला इवेंट हमारा यही था ना, देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है। सो इसमें से क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। स्थापना, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बाय चांस इसमें से कुछ आ जाए। और इसके एक संस्थापक का नाम आता है। किसका नाम आता है? संस्थापक का नाम आता है, ठीक है। सो स्थापना इसकी कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। और इसको प्रारंभिक नाम क्या दिया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन दिया गया था, डेट इज INU। फिर दादा भाई जी नौरोजी जो थे, उनके सुझाव के द्वारा ये बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और संस्थापक कौन थे इनके? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके आपके संस्थापक रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, A.O. ह्यूम जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पिक्चर इनकी है, ये फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग हुई थी A.O. ह्यूम जी के अंडर में, ठीक है। तो संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम। ये कौन थे एक्चुअल में? ये निवासी थे स्कॉटलैंड के, ठीक है, और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे ये, ठीक है। और शिमला में बसने के कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है। दोस्तों, ये हर्मिट ऑफ शिमला है ना, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया है? डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ लेते एग्जाम में। उसके बाद इनके द्वारा पब्लिश पत्रिका कौन थी? जनता के
मित्र कांग्रेस के प्रथम सचिव थे ये और 1906 तक रहे। इन्हें पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और 1912 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इवेंट पर, डेट इज आपके बंगाल विभाजन पे। दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ। एक तो पूछा जाएगा इसमें ईयर, ठीक है, ईयर पूछ लेंगे और उसके दौरान वायसराय कौन थे, ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पढ़े। बंगाल विभाजन जो था तो बंगाल को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था। किस किस में? एक पूर्वी बंगाल में और एक पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। पूर्वी बंगाल जो बना उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको असम देखने को मिलेगा और बंगाल का पूर्वी हिस्सा। तो इसको क्या बनाया गया कि ये मुस्लिमों का इलाका है। क्या बनाया गया कि ये मुस्लिमों का इलाका है। तो मुस्लिम लोग ज्यादा थे इसमें, है ना। और राजधानी इसकी को क्या बना दी गई? ढाका बना दी गई। और फिर पश्चिम बंगाल में क्या बना दिया गया? पश्चिम बंगाल तो था ही, इसमें बिहार उड़ीसा भी आए और इसमें क्या कहा गया कि ज्यादातर हिंदू रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें हिंदू नहीं रह सकते थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, बट इसमें ये कहा गया इसमें मेजोरिटी मुस्लिमों की थी। सिमिलरली आपके पश्चिमी बंगाल में हिंदू जो थे वो मेजोरिटी में थे और इसकी राजधानी क्या रहेगी? कोलकाता। देखिए यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये जो पूर्वी बंगाल है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये मुस्लिमों का एरिया बना दिया गया और इधर वाला जो ये एरिया ये हिंदू का एरिया बना दिया गया। अच्छा, ये क्यों बांटा गया था? बंगाल को दो टुकड़ों में क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदी और मुसलमानों की जो एकता है ना उसे तोड़ देते हैं। वो आपने तो सुना ही होगा, फूट डालो राज करो की नीति, वही चल रहा है यहाँ पे। तो इसका निर्णय कब लिया गया? 1905 में लिया गया, जुलाई में, 20 जुलाई 1905 को। और विरोध कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसने डिवाइड किया? देखिए लॉर्ड कर्जन नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था ना, उस दौरान वायसराय कौन था? ये तो मोस्टली आपने एग्जाम में देखा ही होगा अगर प्रीवियस ईयर आप देते हो तो, नहीं तो अब से आप याद रखना, अगर हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले। अब विभाजन के दौरान क्या क्या हुआ? सो दोस्तों विभाजन के दौरान एक स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में। इसमें क्या हुआ? एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ कृष्ण कुमार मित्र जी के सुझाव पर और स्थान क्या था? टाउन हॉल कोलकाता से ये स्टार्ट हुआ। क्या? बहिष्कार प्रस्ताव। इसमें लोगों ने क्या किया? कपड़े थे ना, उनकी होलिया जलाई, आग लगा दी उनको कि स्वदेशी ही अपनाएंगे। तो स्वदेशी अपनाने को क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। सो दोस्तों जब स्वदेशी की बात आती है ना कि अपने ही कपड़े, अपने ही बुनकर, अपना ही सब कुछ, तो जब ये होलिया जलाई गई थी ना और स्वदेशी की बात हुई थी, तो उसी दिन है ना हम लोग एक और दिन बनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे। जब हमारा इंडिया जो था खुद के बलबूते पर खड़ा होना चाह रहा था। नेतृत्व तो इसका किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सर हैदर राजा और चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक था, उन्होंने मुंबई और पुणे से शुरुआत की। लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश से शुरुआत की। सर हैदर राजा ने दिल्ली से और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से शुरू की। अब इसके दौरान है ना आपके इम्पोर्टेंट नारे दिए गए थे। नारा क्या क्या दिया गया था? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब जब विभाजन लागू हो गया था ना, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी हमारी? एक तो पूरे बंगाल में शोक छा गया, तो शोक दिवस मनाया। और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से एक राखी दिवस मनाया गया। उस दौरान क्या हुआ? हिंदू और जो मुस्लिम थे ना, भाईचारा दिखाने के लिए कि हम लोग को अलग कर ले बट हम फिर भी अलग नहीं है, तो उसको मतलब कि एकता दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? राखी दिवस मनाया। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है,
बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इसी दौरान ही आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब पढ़ेंगे हम दिल्ली दरबार के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली दरबार के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आयोजित कब हुआ था। ये 12 दिसंबर 1911 में ये आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 12 दिसंबर 1911 में। वायसराय कौन थे इसके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे इसके वायसराय। इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये दरबार लगाया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या निर्णय लिया गया कि एक तो बंगाल विभाजन है उसको रद्द करो। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली जो है उसको राजधानी बना देंगे। और ये कब बताया गया? 1911 के दिल्ली दरबार में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। तो फर्स्ट टाइम आपका पहले भी दिल्ली अच्छा मुझे ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहले भी दिल्ली जो है भारत की राजधानी कभी बना था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बना था तो कब बना था ये भी आप जरूर बताइएगा। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार को 1912 में बंगाल से अलग कर दिया और एक अलग प्रांत बना दिया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल थे। ठीक है, अब ये आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज मुस्लिम लीग। इसका आपका ईयर पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1906 में। संस्थापक कौन थे इसके? आगा खान सलीमुल्लाह खान। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खान थे। कौन थे? आगा खान थे। ओके, उद्देश्य इसका क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसमें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि ढाका का जो अधिवेशन हुआ था ना 1906 में, यही इम्पोर्टेंट है। फिर भी 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। और 1908 में इन्होंने क्या किया कि निर्वाचन मंडल हमारा अलग कर दो। ठीक है, इसकी मांग उठाती थी मुस्लिम लीग वालों ने। अब ये पूछा जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, 1907। इसका ईयर इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऑटोमेटिकली तो समझ गए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान ईयर तो इम्पोर्टेंट है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, हर किसी में बताना नहीं पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। अब ईयर के अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगी। अध्यक्ष इसके कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए सूरत, ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में होता। अध्यक्ष याद रखना है तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे जो बिहारी, बांके बिहारी बोल दीजिए, कृष्णा आप इनसे रिलेट कर दीजिए, तो कृष्ण जी की सूरत बहुत प्यारी थी। ठीक है, कृष्ण जी की सूरत बहुत प्यारी थी और वो रास रचाया करते थे। ठीक है, तो अध्यक्ष याद हो जाएगा आपको। और इसका स्थान क्या था? कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे। अब इससे आपको क्या पता चला कि ताप्ती नदी कहाँ पे है? सूरत में है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के भी आप याद कर सकते हो। अब इस अधिवेशन का क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। अध्यक्ष पद को लेकर किस किस में? गर्म पंथी और नरम पंथियों में ये टूट गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो आपका सूरत अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? कांग्रेस के डिवीजन के लिए। अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का डिवीजन कब हुआ तो 1907 में हुआ। अब 1908 में क्या घटना घटी? 1908 में घटी कि खुदीराम बोस जी को फांसी हो गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया, जो सफल रहा। घटना बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी। दोस्तों देखो पहले के नौजवान कितने हिम्मत वाले थे, 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। आप भी थोड़ा एफर्ट करो और देश के लिए कुछ करने की कोशिश करो, अच्छा करो। 1909 में क्या हुआ? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया।
इम्पोर्टेंट ईयर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1909 में आया। तत्कालीन वायसरॉय कौन थे तब? लॉर्ड मिंटो थे। अब ये देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मार्ले और जो मिंटो थे ना, ये अलग अलग पर्सन थे। तो ये लोग आए थे तो उन्हीं के नाम पे ये मार्ले और मिंटो सुधार पड़ गया, ठीक है। उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। देखो, उन्होंने इधर मांगे नहीं और ये आगे मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की स्थापना करे। 1908 में उन्होंने मांगा था ना। लो, इतना जल्दी काम तो वो उन्होंने किसी के लिए नहीं किया होगा जितना जल्दी अलग करने के लिए किया होगा। ये रे मार्ले और मिंटो, ये दो आपके लोग आए थे, ठीक है ना। अब 1913 में क्या हुआ था? 1913 में आपका गदर आंदोलन। क्या हुआ? गदर आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, ठीक है। यानी क्या हुआ? गदर मचा दिया गया है ना अंग्रेजों से कि इनको भगाओ, वो निशा जाता है, चलो गदर मचा दे, भगाएं इसको। तो यही इसका उद्देश्य था। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है। अब इसके अगर आपको संस्थापक याद करने तो कैसे करेंगे? हर किसी पे दया दिखा देते हैं ना, हर किसी पे दया दिखा देते हैं लाला जी, और गदर नहीं मचाते, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब इसका स्थान कहाँ था? कहाँ से शुरू होते? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? सोहन सिंह भागना। कौन रहे? सोहन सिंह भागना। 1 नवंबर 13 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में भी छपने लग गया। इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठानामा के नाम से छपा था। वैसे नाम काफी अच्छा रखा है क्यों दोस्तों? कच्चा चिट्ठानामा, है ना, अंग्रेजों पे ही लिखा है बिल्कुल। चलिए आगे पढ़े। प्रथम विश्व युद्ध इम्पोर्टेंट कब तक चला था? 1914 से लेके 1918 तक ये आपका चला था। अब इसे हम कैसे देखेंगे? भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से देखेंगे। यूरोपीय शक्तियां 2 भाग में बटी। कौन कौन से भाग में बटी? एक फर्स्ट और सेकंड से, और फर्स्ट को हम याद करेंगे अजीत से, दूसरे को याद करेंगे फ्री से, ठीक है। अजीत का मतलब ए से ऑस्ट्रिया, जे से जर्मनी, आई से इटली और टी से तुर्की, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ई से इंग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोपीय शक्तियां 2 पार्ट्स में बट गई थी आपकी। और तब भारतीय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग है। तो 1915 में गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक और सैन्य मदद की, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है। केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट का। अब भाई कंट्री को तो ये लूट रहे थे और फिर वो साथ देंगे तो ऑफकोर्स लोग तो नाराज होंगे। 1916 में क्या हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस लीग समझौता भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अध्यक्षता इसकी की थी अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया था? मजूमदार। देखिए लखनऊ है ना, लख लख बधाइया है ना, लख लख बधाइया है ना, पंजाबी लोग बोलते हैं ना। तो इसमें भी देखिए दार दार आ रहा है ना, जूमदार, कुछ कुछ सरदार जी जैसा साउंड हो रहा है ना। तो इससे रिलेट करके याद कर लेंगे अंबिका चरण मजूमदार। परिणाम क्या हुआ इस लखनऊ समझौते का? कि नरम पंथी और गर्म पंथी में एकता स्थापित हुई और दोनों ने हाथ मिला ली, कुछ इस तरीके से। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया, चंपारण नाटी को कहा। सब में बस ये इम्पोर्टेंट है अधिवेशनों में संस्थापक, जगह और उसके दौरान क्या हुआ, बस यही इम्पोर्टेंट है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ, ठीक है। ओके, अब ये 2 पार्ट्स में हमने बांटा, एक तिलक का होम रूल और एक एनी बेसेंट का आपका होम रूल। अच्छा, इसमें बताया गया है कि आयरलैंड शब्द का अर्थ जो होता है
वो होता है शव शासन। अब इस वर्ड के बारे में हम जानेंगे कि क्यों लिया गया। और वॉइस रॉय कौन थे इस दौरान? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अब देखिए होम है ना, होम होम में फोर्ड गाड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो। तो तिलक के होम रूल का क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र और कर्नाटक था। मुख्यालय कब था, कहाँ था इसका? बेलगांव में स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या था? स्वराज की स्थापना करना। और कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था। ठीक है, एनी बेसेंट जी का पढ़ लेते हैं। क्षेत्र इनका मद्रास था, तमिलनाडु। मुख्यालय क्या था इनका? अड्यार, मद्रास में। स्थापना 1 सितंबर 1916 मद्रास में। उद्देश्य क्या था? शव शासन की स्थापना करना। और इनके सचिव थे जॉर्ज रुंडेल। ठीक है, अब देखिए शव शासन उन्होंने लिखा, आयरलैंड शब्द का अर्थ उन्होंने बता दिया। ठीक है, 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया। ऑफ कोर्स कराना तो था, जब भी लगा कि इंडियंस कुछ कर रहे हैं तो दबाना तो था ही उनको। फिर भी हम लोग दाद देते हैं उन लोगों की जो तब भी डटे रहे इतने सारे फेलियर्स होने के बावजूद भी। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये क्या क्या घटा? पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया गया 1893 में। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अफ्रीका में किया गया 1893। इसका ईयर ना याद रखे तो भी चलेगा। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण के दौरान 1917 में। कारण 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया यानी 3/20 भाग पर नील की खेती, यानी 20 अगर आपके पास खेत है तो उसमें से 3 खेतों पर नील की खेती होगी। तो ये रहा आपका 3 कठिया प्रथा। उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। दोस्तों अब ये देखो, ये आता एग्जाम में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 1918 में फिर क्या घटा? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। कारण क्या था? मिल मजदूर द्वारा ब्लैक बोनस नहीं दिया गया। आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यहाँ महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको इतना ही इम्पोर्टेंट, इतनी मेहनत लग रही है ये पीपीटी बनाने में और आप लोग को पढ़ाने में। आपको अगर ये पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, और आपको लगता है ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, है ना। ये बेल आइकन आप दबाना मत भूलिएगा। और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे ऑफ कोर्स, और आप इंस्टा पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनसे बेनिफिट क्या होगा? एक तो आप कॉन्टिन्यूस जॉब अपडेशन से टच में रहेंगे, और ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको फ्री नोट्स के रूप में मिलेगी। ठीक है, फ्री नोट्स आप हमारे चैनल से ले पाएंगे। अब आगे बढ़ते 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, कर नहीं आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह यानी कर नहीं देंगे वो आंदोलन। ठीक है, कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। अब कितने जालिम थे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर। अब देखिए यहाँ पर जब था नहीं कुछ भी, फिर भी उनसे कर लेते थे। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसानी कर दें। ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1919 रोलेट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। उद्देश्य इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी का इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। सभा के आयोजन दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। उस वक्त जनरल कौन थे आपके? ओ डायर। ठीक है, कमांडर जनरल कौन थे? ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। अब दोस्तों, अब जहाँ पे वो ये कांड हुआ था ना, वहां पे मार्टिर वेल बना दिया गया, क्योंकि गोलियां चली थी ना, बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए थे, है ना, तलाशों का ढेर लग गया था और उसी को मार्टिर वेल कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी। किस किसने लौटाई? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जमनालाल बजाज जी ने। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। कौन सी उपाधि लौटा दी? केसरे हिंद की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जमुना बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। लोग इतना भड़क गए थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने कुछ तो सोचना था कि क्या बनाए, तो इन्होंने क्या कर दिया? हंटर कमीशन बना दिया। और ऐसा ऐसा सिपाही हमारे यहाँ पे उस टाइम घूमते रहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरकार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रही डायर को गोली मार दी। अब आप ये देखो, 1919 की भड़ास कहाँ जाके निकली? उधम सिंह जी ने बदला लिया। ठीक है, और जनरल डायर को गोली मार दी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में घटा। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। तो प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ा 1914 से लेकर 1918 तक आपका चला। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और तुर्की में भी मुठभेड़ हुई, और इसमें क्या हुआ? सेवक की संधि पारित हुई, जिसमें तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, अब ये रहा आपका अजीत और ये रहा आपका फ्री। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के मुसलमान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया और एक कमेटी बनाई गई, डेट इज खिलाफत कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। प्रमुख सदस्य कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद। निर्णय क्या हुआ? अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं 1920 के असहयोग आंदोलन की। एज यूजुअल ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कब हुई इसकी? 1 अगस्त 1920 में, तिलक जी की मृत्यु के दिन। उद्देश्य क्या था? स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करना। जब सहयोग नहीं देंगे तो क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? कांग्रेस का विशेष ये तो आपने देख ही लिया कि कब हुआ था। 1920 में जो अधिवेशन हुआ था उस दौरान। स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय। आंदोलन द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो गए थे। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार कर दिया गया तिलक जी की मृत्यु के बाद। वकीलों द्वारा न्यायालय के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा, ये इम्पोर्टेंट है, 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्योंकि ये ना, अब देखिए, ये चोरा चोरी का जो कांड हुआ ना, उसकी वजह से महात्मा गांधी जी को लगा कि लोग है ना इस आंदोलन का मिसयूज कर रहे हैं ना, हम शांति से सुलझाना चाह रहे हैं बट लोग तो अग्रेसिव हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में उनको रिहा कर दिया गया।
अब पढ़ते हैं इसी घटना के बारे में, 1922 चोरी चोरा की घटना के बारे में। घटना ये घटी थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चोरी चोरा स्थान पर। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तत्कालीन गवर्नर तब कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई। 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब लोग अग्रेसिव हो रहे थे, ये शांति सुलझाना चाह रहे थे, बट लोगों का मानना था कि अब शांति से कुछ नहीं होगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। अध्यक्ष कौन थे इसके? चित्तरंजन दास। और सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। ठीक है, 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ। ठीक है, और चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन जो है स्थल कर गए। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो कौन सा था? बेलगाम अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने स्वराज पार्टी तक पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये वाला पार्ट रह गया। अब इसको भी हम लोग आगे आने वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म होती है। और फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये सारे याद हो गए होंगे, है ना। अब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, और कोई आप अगर कोई सजेशन, कोई सुझाव, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको पढ़ाने के लिए आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ना फ्री में नोट्स अवेलेबल कराएंगे हम, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए आप एटलीस्ट सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। जब आपको ये हमारे इतने मेहनत से बनाए हुए नोट्स फ्री मिल रहे हैं तो बस आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए हमारा चैनल। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में वो सब बताते रहिए जो कि हमने आपसे क्वेश्चन पुटअप की है इसको पढ़ाते हुए टाइम। क्या होता है कि कमेंट करने से ना आप भी इंगेज रहेंगे और लिखने से चीजें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, क्या पता आपको सामने कोई प्रतिद्वंदी मिल जाए जो आपको कह पाए कि आपने तो गलत बताया है ना, तो क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे, आपके बाकी बचे हुए आपके इवेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड फ्रॉम आरपी गुरुकुल साइड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।